वेलकम बैक टू पैरामाउंट कोचिंग। देखिए, मैं फिजिक्स में पीछे आपको गॉसेस थ्योरम प्रूफ किया हूँ और इसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हूँ जो है कि गॉस प्रमेय की सहायता से क्या करना है, कूलॉम के नियम को प्राप्त करना है। आपको पीछे थोड़ा सा रिपीट करते हैं, बस कुछ नहीं, याद दिलाते हैं केवल कि गॉस का नियम क्या था। पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ, गॉस का नियम था कि अगर फ्लक्स निकालना हो तो जितना आवेश है उस बंद तल के अंदर, उस आवेश में एप्सिलॉन नॉट से भाग दे दे तो क्या हो जाता है, वो टोटल फ्लक्स पता हो जाता है कि वो फ्लक्स कितना है। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आगे कूलॉम का नियम क्या था वो भी आपको याद दिलाते हैं। कूलॉम का नियम था कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और जो आवेश जितनी दूरी पर रखा है उस दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। फाइनली निकल करके क्या आया था, यानी वो आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स को बताता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी दोनों चार्ज है Q1 और Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये कूलॉम का नियम था। प्रश्न आपसे ये कहता है कि इसकी सहायता से, यानी इसका यूज करके आपको क्या करना है, कूलॉम के नियम को पता करना है कि कूलॉम का नियम सत्य है, यानी कूलॉम नियम को प्राप्त करना है, यानी सत्यापित करना है गॉस नियम की सहायता से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, मान लेते हैं एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज रखा है, और गॉस के नियम से पता है कि गॉस के नियम कहाँ पे अप्लाई होता है, एक बंद तल के अंदर होता है। तो बंद तल के अंदर अगर ये अप्लाई होता है तो इस चार्ज के चारों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, एक बंद तल की कल्पना करना पड़ेगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके चारों तरफ जो बंद तल है वो क्या है, एक गोला है। ठीक है, यानी इसके चारों तरफ जो बंद तल है वो एक गोला है। तो इसके चारों तरफ बंद तल हम एक गोला का निर्माण कर देते हैं। यानी ये जो प्लस क्यू आवेश रखा है इस गोले के सेंटर पर रखा है, ये मान के जा रहे हैं। तो यहां से फ्लक्स कितना होगा ये गॉस नियम बता देगा कि इससे प्लस क्यू के कारण फ्लक्स कितना होगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, अब इसके कारण इस तरफ से, मतलब फ्लक्स एक बार तो हम पूरा पता नहीं कर पा सकते हैं, हमें एक छोटा सा फ्लक्स पता होता है एक छोटे अल्पांश के लिए। बाद में हम जब उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो पता हो जाता है कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा एरिया काटते हैं, क्योंकि ये एरिया जो है वो समतल नहीं है ना। समतल एरिया के लिए हम फ्लक्स आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब ये एरिया समतल नहीं है तो हम छोटा सा एरिया काटेंगे, और बाद में जब हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पता हो जाएगा टोटल फ्लक्स कितना है। तो यहाँ से हम एक छोटा सा हिस्सा काट लेते हैं। भले हम इतना बड़ा दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन स्पष्ट फिगर बने इसलिए, लेकिन ये एक्चुअल में इतना बड़ा नहीं, ये बहुत अल्पांश, मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा है जहाँ से ये काटा गया है इस गोले से। ठीक है, इसको, यानी ये हिस्सा जो है कितनी दूरी पर है, ये यानी सतह है मान के चले, तो ये सतह है कितना दूरी पर, आर दूरी पर, यानी इसकी त्रिज्या है आर। यानी जो गोला है, मान लो गोले की त्रिज्या कह दे, इसको आर है। यहाँ पर इसको हम अपना सुविधा के लिए बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो सतह है, यहाँ पर इसका क्षेत्र सदिश किधर होगा, और यहाँ पर काम करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आप इसको समझे। यहाँ पर जो काम करने वाला, इस प्लस क्यू के कारण काम करने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लस क्यू, अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आवेश से दूर जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको पता है सतह के लंबवत निकलेगा इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, यानी ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और यहां से अगर ये पूरा गोला है तो ये सतह का, इस सतह का आप इसको कल्पना करें, सतह कुछ इस प्रकार से ऐसे कटेगा, छोटा सा हिस्सा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, उसी डायरेक्शन के अंदर होगा। मतलब एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, यानी ये अल्पांश क्या है, डीए है, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा इसके लिए, डीए का डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब कहने का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो जितनी भी बातें यहाँ पर है
मैं उसको लिखवा दूंगा आपको, मैं केवल कैलकुलेशन यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। जैसे देखें क्या था कि फ्लक्स का जो एक्चुअल फार्मूला है, हम क्या जानते हैं, फ्लक्स बराबर, चूंकि वी नो, हम ये लिख देते हैं, वी नो दैट फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इसके अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी ए, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या देते हैं, कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ लिख देते हैं चूंकि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र सदिश है ना, एरिया वेक्टर जिसको कहते हैं, क्षेत्र सदिश एक ही दिशा में है, इसलिए क्या होगा, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्योंकि देखो यहाँ पर थीटा होता क्या है, थीटा जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसके बीच का एंगल जो हो जाएगा वो कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा बराबर 0 डिग्री यहाँ पर अगर रख दे तो फाई बराबर, इसलिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट यानी ई डी ए कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1, यानी कॉस 0 डिग्री हम लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस 0 डिग्री। तो फाई ई बराबर हो गया आपका ई डी ए, ठीक है। तो हालांकि एक बात समझ ले, क्योंकि छोटा सा अल्पांश अगर हम ले रहे हैं ना, एक चीज़ यहाँ पर हम छोड़ दिए, क्योंकि अगर अल्पांश ले रहे हैं तो हमें फ्लक्स भी मिलेगा, तो वो छोटा ही मिलेगा, छोटा सा हिस्सा, तो हम इसको डी फाई ई लिख दे रहे हैं, डी फाई ई, ठीक है, डी फाई ई, क्योंकि छोटे से हिस्से के लिए छोटा सा फ्लक्स, तो डी फाई ई लिख दिए। अब देखो हमें पूरे छोटा सा एक अल्पांश के कारण डी फाई ई पता हो गया, ई डी ए, हमें पूरे गोले के कारण फ्लक्स पता करना है कि इस पूरे गोले के कारण फ्लक्स कितना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें पता हो जाएगा कि ये पूरे गोले का, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करता है, काम करता है जोड़ने का। ये छोटा छोटा हिस्सा ऐसे इस गोले में बहुत सारे बन सकते हैं, और जब सबको जोड़ देंगे तो वो जोड़ने के बाद जो पता होगा वो क्या पता हो जाएगा, टोटल फ्लक्स पता हो जाएगा। यानी कि दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन कर देते हैं, डी फाई ई बराबर, यहाँ भी समाकलन लगा दे, ई डी ए। तो देखो डी फाई ई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई ई, डी फाई का इंटीग्रेशन, क्योंकि डी फाई ढेर सारा जुड़ेगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई ई। देखो अब यहाँ पर बात रहा है ई, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर सकते हैं। कैसे कांस्टेंट है आप वो समझ लीजिए, प्लस क्यू है, ये एक गोला हम मान कर रखे हैं, तो यहाँ से दूरी क्या हो जाएगा, हर जगह चाहे तो ये वाला अल्पांश ले, इधर अल्पांश कटेगा, ये अल्पांश कटेगा, कहीं पर भी छोटा छोटा हिस्सा अगर हम काटेंगे तो इस प्लस क्यू से जो दूरी होगा उस अल्पांश की हमेशा क्या होगा, समान होगा, क्योंकि वो त्रिज्या होगा ना। ये गोले की त्रिज्या आप यहाँ पर काटिए, चाहे यहाँ पर से लीजिए अल्पांश या इस तरफ, और सबको जोड़ रहे हैं हम इंटीग्रेशन लगा के, तो सारे अल्पांश की दूरी जो होगा वो क्यू से कितना होगा, आर ही होगा। तो क्यू चेंज नहीं हो रहा है, आर नहीं चेंज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा, क्योंकि वही दो चीज़ पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो ई कांस्टेंट है, तो ई हम बाहर कर सकते हैं, और बाकी अंदर जो रह जाएगा वो हो जाएगा डी ए। तो फाई ई बराबर हो गया ई। अब देखो डी ए यानी छोटा छोटा एरिया को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि देखो ऐसे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ए के रेस्पेक्ट में, तो ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखें, फाई ई यानी फ्लक्स जो आया कितना आया, ई इंटू ए। देखो ए क्या है, एरिया है ना, किसका एरिया, ये पूरा का एरिया हो गया ना, डी ए जुड़ करके ए हो गया, ये पूरा गोले का एरिया, और गोले का एरिया क्या हो जाता है, 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, इसकी त्रिज्या ही तो है यार गोले का, ठीक है। तो फ्लक्स निकल के आया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम गॉस के प्रमेय से क्या जानते हैं, इसको फर्स्ट समीकरण कर देते हैं। गॉस के नियम से फाई ई बराबर क्या पता है, अभी लिखे थे हम,
शुरुआत में वीडियो के स्टार्टिंग में Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से Q में भाग दे देते हैं तो फ्लक्स पता हो जाता है, ये गॉस नियम कहता है। इसको हम सेकेंड कर देते हैं। देखो इस नियम से फ्लक्स और इस नियम से फ्लक्स तो यही निकाल रहे हैं ना, इसी Q के कारण, तो दोनों का फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन, इसका लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि E इंटू 4 पाई, यानी हम ऐसे लिख दें समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से क्या हो रहा है, E इंटू 4 पाई r² बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये निकल कर आ गया। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर देखिए E बराबर 4 पाई r² नीचे आ जाएगा, है ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन r²। हम ऐसे लिख दिए इस चीज़ को, ये 4 पाई r² नीचे आ जाएगा तो Q बाई r² यहाँ लिख दिए, और 4 पाई भी नीचे आया और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख दिए। ये हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, ऐसे भी हम पहले भी इसको पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये आ गया, E पता हो गया, तो देखिए अब हमको क्या पता करना है, गॉस के नियम की सहायता से कूलॉम के नियम को प्राप्त करना है। कूलॉम का नियम बल बताता है ना, बल के लिए। तो अब आगे लिखते हैं नाउ F, यानी बल बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है Q इंटू ई। Q इंटू ई, Q क्या है, जो चार्ज हम लाते हैं एक प्लस Q आवेश के निकट में, जिसको हम परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं, या तो ये Q और इंटू में E, इलेक्ट्रिक फील्ड बल बराबर, या जैसे हम पढ़े हैं इस फार्मूले को, E बराबर F बाई Q। ठीक है, इसी चीज़ को हम लिख रहे हैं इसको इस तरफ से करके। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले परिणामी बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू, यही चीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं। तो F बराबर देखिए इधर इस तरफ, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई का मान कितना आया, ई का मान, या इसी को पहले ई को लिख देते हैं, ई का वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r², और इंटू में ई है तो ई का मान, सॉरी ई का मान तो ये लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r², और इंटू में क्या है, Q है, तो इंटू में यहाँ पर लिख देते हैं Q। तो F बराबर क्या निकल के आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r², और यही क्या है, गॉस का नियम है। ठीक है, सॉरी यही क्या है, कूलॉम का नियम है। तो हमने यहाँ पे देखे गॉस का नियम यूज किया, फाई E बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको यूज करके हम क्या कर लिए, पता कर लिए कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम यही तो है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पे Q1 Q2 लिखते थे, तो यहाँ पे प्लस Q और स्मॉल Q है ना, कैपिटल Q स्मॉल Q, और बटा में r²। ये Q और QR क्या है, ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। ठीक है, तो ये पता हो गया, और यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी लाना था गॉस के नियम की सहायता से कूलॉम के नियम को। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलिए अब जो तरीका है एग्जाम में लिखने का, यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि इस फिगर में आपने क्या किया है और किस तरह से वो चीज़ समझाना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ मैं लिखवा देता हूँ, फटाफट लिख ले। लिखे, मान लिया कि एक Q आवेश, मान लिया कि एक Q आवेश को R त्रिज्या वाले गोलाकार, एक Q आवेश को R त्रिज्या वाले गोलाकार गॉसीय सतह के केंद्र पर रखा जाता है। चूंकि गॉसीय सतह समतल नहीं है, इसलिए एक छोटा सा भाग काटा जाता है। इस छोटे से भाग से गुजरने वाली विद्युतीय फ्लक्स डी फाई ई, है ना, विद्युतीय फ्लक्स, ये लिख दे, अब वी नो दैट डी फाई ई बराबर ई डॉट डी है। यहाँ से पूरा क्या कर ले, इसको नोट कर ले। ठीक है, चलिए लीजिए देखिए,
आगे का जो टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, यानी कि गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। अब हम अनुप्रयोग की बात करेंगे, उसका यूज कहाँ होता है। तो जब हम गॉस थ्योरम बता रहे थे वहाँ पे भी बताए थे कि गॉस थ्योरम का जो यूज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए जब इसका प्रयोग होता है तो सबसे पहला जो प्रयोग पढ़ेंगे हम वो क्या होगा, एक गोले के कारण, मतलब कि जो आवेश होगा वो गोला के सतह पर विद्युत क्षेत्र पता करना, या गोले के बाहर पता करना, गोले के अंदर पता करना। तो एक गोले मतलब आवेश जो है वो गोले के अंदर होगा, जो पहला स्थिति होगा आवेश एक गोले के अंदर होगा, और उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा गोले से बाहर किसी पॉइंट पर, या गोले के सरफेस पर, या फिर गोले के अंदर, ये पता करेंगे। 3 स्थिति गोले के लिए। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो होगा वो होगा गोला में, ठीक है। तो देखते हैं। अब देखो इसको मिटा नहीं रहे हम, क्योंकि इसमें बिल्कुल सब कुछ सेम ऐसा ही रहेगा, चेंज इसमें बहुत सारा कुछ नहीं होगा। इसको मिटा नहीं रहे, केवल हम ऊपर टॉपिक चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, तो देखिए मैं यहाँ पे टॉपिक चेंज कर दिया हूँ, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। एक जो एप्लीकेशन है वो बहुत सारे इसमें एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसमें पहला जो है वो क्या रहेगा, एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एप्लीकेशन में हमें गॉस थ्योरम के अंदर जो भी एप्लीकेशन है उसमें केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही पता करना है, यानी उसका प्रयोग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग फिगर्स में अलग अलग पॉइंट पर पता करेंगे। तो जो पहला फिगर है वो क्या है, एक समान रूप से आवेशित क्या है गोला है उसके कारण तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब गोले के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर हो सकता है, अलग अलग स्थिति में। वो पहला स्थिति क्या है, ए में दिए हैं, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, यानी पॉइंट बाहर हो सकता है, पॉइंट गोले की सतह पर हो सकता है, या तो फिर हमें अंदर भी पता करना हो सकता है। तो सबसे पहला स्थिति पॉइंट क्या है, गोले के बाहर है, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। देखिए ये एक गोला है, ऐसा मान लेते हैं ये एक गोला है, और इस गोले को क्या किया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इस पर चार्ज है, ठीक है। इस गोले की त्रिज्या जो है वो क्या है, इस गोले की त्रिज्या है आर, यानी कैपिटल आर इस गोले की त्रिज्या है, ठीक है। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट है, गोले के बाहर पॉइंट है। पॉइंट कहाँ है, मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, यहाँ पर पी एक पॉइंट है जहाँ पर इस गोले के कारण क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, गॉस का नियम उपयोग करेंगे। जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो उससे हो करके हम हमेशा जो भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे उससे हो करके एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करेंगे। यानी कि पेपर पर जब हम बनाएंगे या बोर्ड पर बनाएंगे तो वहाँ पे उस पॉइंट से हो करके एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करेंगे, गॉसीय सतह की कल्पना करेंगे। तो यहाँ से एक गॉसीय सतह बना लेते हैं, क्योंकि ये गोला है तो इसके चारों तरफ जो गॉसीय सतह बनेगा वो एक गोलाकार गॉसीय सतह बनेगा। ये कल्पना है, इस वजह से हम इसको डॉटेड लाइन से बना देते हैं। ये क्या है, एक गॉसियन सरफेस है। ये एक गॉसीय सतह है, ठीक है, गॉसीय सतह है जहाँ पी पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। और ये पी पॉइंट इसके सेंटर से कितनी दूरी पर है, इसके सेंटर से आर दूरी पर है, ठीक है, स्मॉल आर। देखिए कैपिटल आर इस गोले की त्रिज्या था जो एक्चुअल गोला था, और स्मॉल आर दूरी पर क्या है, पी पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लगाना है, ठीक है। अब देखो इतना सारा चीज़ पहले से किया हुआ था, इसमें हम कुछ मिटाए नहीं है, पीछे भी हम आपको बताएं कि इसको मिटाएंगे नहीं, क्योंकि कुछ नहीं, ये चीज़ निकाला हुआ है आपको, ठीक है। केवल मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। देखिए इस अगर ये गॉसियन सरफेस है तो ये एक बंद तल है और आवेश इसके अंदर है ना, आवेश इसके अंदर है, ये बंद तल है। तो बंद तल के अंदर जो आवेश होता है तो उस जगह पे गॉसियन जो गॉस का रूल है, गॉसेस थ्योरम, वो काम करता है। तो हम सबसे पहले ये तो फ्लक्स जानते हैं ना, फ्लक्स की परिभाषा से डी फाई, वी नो दैट डी फाई ई, वही एक छोटा सा अल्पांश यहाँ पर हम पी पर क्या कर रहे हैं, काट ले रहे हैं। यहाँ पर पी पर एक छोटा सा अल्पांश काटते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको मैं लिखा दूंगा, यहाँ पर पी पर क्या है, एक छोटा सा अल्पांश काटते हैं, फिर उसको वही चीज़ें पूरा इस गोले को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे के कारण फ्लक्स पता हो जाएगा, ठीक है। तो छोटा सा अल्पांश के कारण यानी डी ए के कारण, ये डी ए के कारण यहाँ पर, अच्छा इस पी पर
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और चूंकि गोला है तो सतह अगर काटेंगे तो सेंटर से होकर गुजरता है लंबवत, तो लंबवत डीए इधर ही होगा, यानी डीए का भी जो दिशा होगा यानी एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो भी इस तरफ ही होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी उसके बीच का एंगल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर यानी इस P पॉइंट पर जो फ्लक्स होगा डी फाई ई यानी स्मॉल फ्लक्स स्मॉल एरिया के कारण, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, तो डी फाई ई बराबर डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा लगाएंगे। वही चीज़ है विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र सदिश एक ही दिशा में है ना, विद्युत क्षेत्र जो है और क्षेत्र सदिश इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए थीटा 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है तो बच जाएगा ई डी ए। अब टोटल ये तो हो गया स्मॉल एरिया मतलब डी ए अल्पांश के कारण फ्लक्स, पूरे के कारण फ्लक्स कितना होगा तो इसके लिए हम समाकलन करेंगे, तो फ्लक्स कितना निकल करके आएगा, फाई ई बराबर ई ए, ठीक है, सेम पीछे वाला ही चीज़ है। तो फाई ई बराबर ई और एरिया देखो अब ये गोला है ना तो एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा गोला का एरिया हम लेंगे, ये वाला नहीं, आर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉल आर लिखेंगे, ये वाला बड़ा वाला गोला, क्योंकि पी पॉइंट यहाँ पर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। देखो गॉस के नियम से हमको गॉस के नियम का यूज करके ही तो पता करना है ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो गॉस के नियम से हमको क्या पता है, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस का नियम होता है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन देखें तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड इक्वल होगा, यानी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तब ई बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर नीचे चला आएगा, यानी 4 पाई, आप 4 पाई नीचे लाएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग से लिख दिया, और आर स्क्वायर इसको नीचे लिखा अलग से क्यू बाई आर स्क्वायर। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये पीछे पहले से लिखा हुआ था जो बताया आपको गॉस के नियम की सहायता से कूलॉम का नियम, ठीक है। तो इतना अगर हम हटा देते हैं तो यही क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका एक गोले के कारण उस गोले से बाहर के किसी बिंदु पर, यानी एक आवेशित गोला है, एक समान रूप से आवेशित गोला है, इसके कारण बाहर इस गोले के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया पहला स्थिति ए। अब हम इसको चेंज करते हैं, इसको पहले आप नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा स्थिति क्या हो सकता है, ये पी पॉइंट यहाँ ना हो करके क्या हो जाए, इस गोले के अंदर हो जाए, ठीक है। यानी अभी जो है वो गोला के बाहर हमें पता करना था, अब हमें पता करना पड़ेगा गोले के अंदर है, तो हम यहाँ पर ये चेंज कर देते हैं केवल कि बिंदु गोले के बाहर नहीं क्या है, अंदर स्थित है, यानी पॉइंट जो है वो क्या है, अंदर है, अंदर स्थित हो। तो थोड़ा सा फिगर चेंज करते हैं इसमें, देखिए अब जो गोला बनेगा वो ये एक गोला है और जिस पर क्या है, चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है इस पर प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ से मतलब कहीं पर भी इसके अंदर एक पॉइंट मान ले, ये वाला पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो या इस तरफ कहीं P है, यहाँ पे इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो देखिए ये इसका केंद्र है, इस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर, जैसा कि पहले लिखे थे वही चीज़, लेकिन ये P पॉइंट जो बाहर था अब वो कहाँ चला है, इस गोले के अंदर, और यहाँ से इसकी दूरी जो है वो कितना है, स्मॉल आर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें फ्लक्स पता करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इससे होकर के, अभी पीछे बताए, इससे होकर के हमें एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करना पड़ेगा, एक गॉसियन सतह की कल्पना करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हम ले लेते हैं कि यहाँ से क्या है, एक गॉसियन सतह है गोले के रूप में, ठीक है, ये एक गॉसियन सरफेस बन गया। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए, है ना, और एरिया वेक्टर यानी एक छोटा सा अल्पांश है ये, और फिर अल्पांश के कारण निकालेंगे और फिर पूरे के कारण निकाल देंगे। तो यहाँ से अल्पांश जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी ए। अब देखो इस डी के कारण फ्लक्स जो होगा, यानी इस डी के कारण स्मॉल फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए, वही चीज़ है ई डी ए कॉस थीटा। विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्र सदिश एक ही दिशा में रहेगा यहाँ पे, तो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा,
क्योंकि गोला का जब भी काटेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से होकर गुजरेगा लाइन, तो लंब, तो वो क्या हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन के अंदर होगा। तो डी फाई ई बराबर ई डी एक्स, 0 डिग्री का मान है ना, cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, तो ई डी ए आ जाएगा। दोनों तरफ समाकलन करेंगे, फाई बराबर ई ए निकल कर आएगा। ठीक है, अब देखो फाई ई बराबर ए, एरिया क्या हो जाएगा इस गोले का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस के नियम से क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी इसका क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर, तो यहाँ से केवल इसको हटा देते हैं हम। अब एक पॉइंट अब आप समझिए अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर एक गोला है और ये गोला कैसा है, इसके अंदर इस पर जब आवेश दिया जाता है, तो कोई भी गोले को जब आवेश दिया जाता है तो आवेश हवा में नहीं रहता है। ठीक है, ये खोखला गोला है, ये मान के चलिए। ठीक है, तो ये खोखला गोला है। अब इसके अंदर, इस गोले के अंदर क्या है, एयर है। मान ले ये एक फुटबॉल लेते हैं अगर, तो उस फुटबॉल का ऊपर सतह धातु का बना है। ठीक है, मतलब फुटबॉल की तरह, मतलब गोला है धातु का, तो वो धातु का बना है और बीच में क्या है, हवा होता है, एयर। तो आवेश एयर में नहीं रह सकता ना, वो आवेश जो होता है हमेशा क्या होता है, गोले के सतह पर वितरित होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, यहाँ पर इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है। जितना भी चार्ज है वो इस गोले के बाहर सतह पर स्थित होता है। ठीक है, तो गोले के अंदर जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ नहीं, इससे तो दूर जाता है ना, चार्ज से दूर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरफ में कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, जब इस तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं, क्योंकि प्लस वाले आवेश से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इधर दूर जाएगा, इस तरफ जाएगा। यहाँ पे अगर आवेश है तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर इस तरफ जाएगा, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा सकता है। ठीक है, तो एक तो आप ऐसे समझ सकते हो। दूसरी बात, जब यहाँ पे कोई, इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जीरो हो जाएगा, मतलब इसके अंदर चार्ज क्या है, जीरो। तो यहाँ पर ये बात लिख देते हैं हम केवल, चूँकि गोले के भीतर आवेश वितरित नहीं होता, आवेश वितरित नहीं होता, बल्कि सतह पर होता है, सतह पर होता है। इसलिए गोले के भीतर Q बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी चार्ज Q बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। तो अब यहाँ पर हम इस तरफ लिख देते हैं, देखें है ना, यहाँ से आप इस तरफ चले आए यहाँ पर, कि अगर Q बराबर जीरो हो गया तो यहाँ से देखें, तो इसलिए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो Q का मान कितना हो गया, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, 0। तो E बराबर भी कितना हो गया, 0 बट्टा 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। यानी जब गोला के अंदर स्थित होता है, यानी एक चार्ज है, गोला है, आवेशित गोला, एक समान रूप से आवेशित गोला, उसके भीतर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता है, चार्ज हमेशा गोले की सतह पर वितरित होता है, ये याद रखिए। अब देखिए तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा कि बिंदु जो हो जाए ये ना तो बाहर है गोले के और ना तो गोले के अंदर स्थित है। ठीक है, तो बिंदु है कहाँ, वो बिंदु जो है वो गोले की सतह पर है, यानी सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो पता करना है, तीसरा पॉइंट। तो ये बाकी सबको हम क्या कर देते हैं, अब मिटा देते हैं। तो सी केस क्या हो सकता है, जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित हो, यानी जब बिंदु गोले की सतह पर स्थित है, कोई गोला है और गोला के सतह पर स्थित है। अब देखिए जैसे ये गोला है ना, और आवेशित गोला है, यहाँ पे आवेश कहाँ पे वितरित होता है, सतह पर वितरित होता है। और इसी पे कहीं पे P पॉइंट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए अगर ये कैपिटल R था तो स्मॉल r भी कितना होगा, वही होगा, क्योंकि गोले की त्रिज्या जो होगा वो केंद्र से दूरी, गोले की त्रिज्या है
और उसी त्रिज्या की बराबर दूरी पर हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि जो गोले की त्रिज्या होगा वही क्या हो जाएगा, उस पॉइंट की दूरी हो जाएगा सेंटर से। तो आर बराबर आर हो गया। तो इसलिए जो फर्स्ट केस था कि गोला बिंदु के बाहर स्थित, बिंदु जो था वो गोले के बाहर स्थित था, तो उस सिचुएशन में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये लिख देते हैं प्रथम स्थिति से, प्रथम स्थिति यानी ए में जो बताया आपको उससे ई बराबर क्या निकल के आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तो आर बराबर आर है ना, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, इस आर को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर लिख सकते हैं, क्योंकि वो जो आर बड़ा था, अब आर और ये आर बराबर हो गया, तो इस आर को हम कैपिटल आर लिख सकते हैं, ई बराबर। तो जब गोले की सतह पर होगा कोई बिंदु, वहाँ पर उस बिंदु पर हमें पता करना है क्या, विद्युत क्षेत्र, तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र जो होगा वो केवल कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पे स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर, यानी जो गोले की त्रिज्या होगा वही हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो त्रिज्या क्या होगा, ये मिनिमम है, यानी महत्तम विद्युत क्षेत्र कहाँ पर होगा, त्रिज्या जो है ये सबसे कम दूरी है, सबसे कम दूरी ये होगा, क्योंकि इससे बाहर जाएंगे पॉइंट लेकर के तो वो बढ़ता चला जाएगा दूरी, और जब दूरी बढ़ेगा, ये वाला नीचे का मान बढ़ेगा, तो ये पूरा का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। हर का मान जब भी बढ़ता है तो इस पूरे का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी उत्क्रमणानुपाती है ना। तो ये आर का मान सबसे कम क्या हो सकता है, इतना हो सकता है, क्योंकि इससे कम करेंगे तो गोले के अंदर आ जाएंगे, और अंदर आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र फिर 0 हो जाता है, अभी दूसरा केस में आपको बताया। तो मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र कहाँ पर हो सकता है, वो हो सकता है गोले की सतह पर। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, अतः महत्तम विद्युत क्षेत्र गोले की सतह पर होता है। ठीक है, महत्तम विद्युत क्षेत्र जो होता है वो गोले की सतह पर होता है। तो इस वीडियो में हम गॉस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का एक पार्ट पढ़े, मतलब एक एप्लीकेशन पढ़े हैं। वो क्या था, आवेशित गोला, यानी एक समान रूप से आवेशित गोला है, उसके कारण अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले, किसकी सहायता से, गॉस थ्योरम की सहायता से, यानी गॉस का जो प्रमेय था उसका उपयोग करके। ठीक है, आगे इसी तरह से कुछ और एप्लीकेशन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक शेयर करिए। थैंक यू।